हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि लॉ ऑफ सप्लाई कैसे लिखते हैं, तो वापस हम एक बार जस्ट क्विक रिकैप ले लेते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन आज कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही लिखना है। पहला इंट्रोडक्शन लिखोगे, जैसे अल्फ्रेड मार्शल हैज रिटन द लॉ ऑफ सप्लाई इन हिज बुक्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। फिर आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टार्टिंग करोगे अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, higher the price, higher the supply, more quantity of goods will be supplied, lower the price, less quantity of the goods will be supplied। along with आप एक explanation लिख दोगे उसका easy language में, और आप लिखोगे symbolically that is supply of x is a function of price of x commodity। फिर आप सप्लाई शेड्यूल आपको ड्रॉ करना है, वो एक हमारा अजम्पशन रहेगा। हमारे मन से हमें कोई अज्यूमिंग फिगर्स लेने, जैसे हमने लिया था 10 रुपीज, आप प्राइस रखोगे तो यू आर गोइंग टू सप्लाई 100 kg। एज द प्राइस आर राइजिंग फ्रॉम 20 to 40 to 50 rupees, your supply is rising from 200 to 300 to 500 kg, right? And then you are going to show the supply graph। हाउ इज द सप्लाई ग्राफ? आप वही पॉइंट्स आपको प्लॉट करना है एंड यू विल शो दैट सप्लाई कर्व इज मूविंग अपवर्ड। कैन यू सी द एरो भी मैंने किया है यहाँ पर, आप एक एरो दिखा दो कि सप्लाई कर्व इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप। उसके बाद आप assumption लिखोगे, that is there should not be any no change in cost of production, no change in the transport cost, no change in the price of related goods, no change in government policy, right? ये सारे assumption आपको लिखना है और फिर आप एक्सेप्शन में लिखोगे। तो मैंने मार्किंग स्कीम भी बता दी थी आपको। अगर एक्सेप्शन पूछा है तो आप 1 मार्क के लिए, आपको इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे, सप्लाई का शेड्यूल और ग्राफ करोगे तो 2 मार्क्स रहेगा, और आप एजम्पशन के खाली हेडिंग लिखोगे तो आपको उस पर रहेगा 1 मार्क, सॉरी, एजम्पशन के लिए 1 मार्क रहेगा। एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन? मैंने पहले भी बताया था, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन मतलब जो आपका रूल्स फॉलो नहीं करते उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पर भी हर एक जगह पे एक्सेप्शन रहते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन था, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई में भी एक्सेप्शन है। Now, the first exception is very important, is your labor supply. Now, what is the labor supply? Right? कहीं पर भी हम जाते, कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो हमें क्या करना चाहिए? लेबर्स चाहिए। लेबर्स आर द वन हु इज गोइंग टू डू द प्रोडक्शन। बट लेबर्स का कैसा रहता है कि जैसे तो लेबर्स को वेजेस ज्यादा मिलते हैं, ऑब्वियसली द मोर लेबर विल कम फॉर वर्क। कॉमन सेंस है वो तो, कि आप जहां पर भी आपको ज्यादा कोई वेजेस दे रहा है, कि आपको कोई ज्यादा पेमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इज गोइंग टू कम फॉर योर जॉब। देन फिर यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन क्यों बना? वाई लेबर सप्लाई इज एक्सेप्शन? जबकि हमें कॉमन नॉलेज भी है कि जब व्हेन द मोर वेजेस आर पेड, मोर लेबर विल बी सप्लाइड, then why it is called exception? Let us see now that कि why लेबर सप्लाई को हम एक्सेप्शन में मानते हैं। एक यहाँ पर भी एक अजम्पशन किया है हमने, एक अज्यूमिंग फिगर्स लिया है जिसको हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। व्हाट आर द फर्स्ट वन? वेज रेट पर आवर, जैसे कोई भी लेबर को पर आवर के वेजेस मिलते हैं। देन आवर्स ऑफ वर्क पर डे, ऑब्वियसली नंबर ऑफ आवर्स, हम जो भी काम करते हैं वो नंबर ऑफ आवर्स 5 आवर्स रहते हैं, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स की हमारी जॉब की ड्यूरेशन रहती है। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि आवर ऑफ वर्क पर डे हमें लेना है एंड टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पर आवर के हिसाब से वो कितना अर्न करेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट? सी फॉर एग्जांपल, पर आवर द वेज वर्कर्स आर गेटिंग वेजेस से ₹100, कितना? ये 100 रुपीज है। एंड इफ इज वर्किंग फॉर 5 आवर्स, तो हाउ मच विल बिकम? हिज टोटल वेजेस विल बिकम ₹500, राइट? कितना हो जाएगा टोटल वेजेस? इट विल बिकम 500। नाउ अगर वेजेस आर राइजिंग to 200 rupees, obviously the worker is going to work for 7 hours। क्यों? क्योंकि भाई आपको ज्यादा पैसे मिल रहे तो आप ऑब्वियसली ज्यादा काम करोगे, एंड ही इज वर्किंग फॉर 2 hours, so total how much becomes 1400। now the wages have increased further, और ज्यादा वेजेस बढ़ गए 300 rupees। for 300 rupees what the labor is doing? He is ready to work for only 6 hours। आप बोलोगे अरे 300 मिले तो वाई इज वर्किंग फॉर 6 आवर्स? जस्ट बिकॉज कि ही नीड अ लीजर मीनिंग ही नीड सम रिलैक्सेशन एंड मेंटल पीस फॉर हिज माइंड।
उसको लग रहा है कि जब मैं 300 रुपीज पर डे मिल रहा है एंड इफ आई वर्क 6 आवर्स तो भी मेरे वेजेस हो रहा है 1800, then he is going to prefer to work less and supply of labor will become less. And that is why with the higher wages, when supply of labor become less, it is called a labor supply exception to the law of supply. Let us understand this entire thing by using a supply curve. ठीक है, पूरा का पूरा हम सप्लाई कर्व से we will understand. अच्छे से देखना how we have to draw. Every time I am drawing the graph in front of you only. आपके सामने I am drawing and giving, जिससे आपको पता चले कि हमें ये डायग्राम एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है. राइट, अगेन योर एक्स एक्सिस आप बताओगे, वाई एक्सिस बताओगे, यहाँ पर आपका वेजेस होगा एंड यहाँ पर होगा सप्लाई ऑफ लेबर एंड दैट इज वर्क आवर्स. एक्स एक्सिस आपका वेजेस यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 100 रुपीज है, यहाँ पर हमने 200 रुपीज कर दिया, यहाँ पर 300. राइट, आपके लेबर्स का मैंने जो 500, यहाँ पर हमने 5 आवर्स है, हमारे जो लेबर्स का है वो 5 आवर्स है, 6 आवर्स है. राइट, अच्छे से बता, आई जस्ट डू इट अब थोड़ा बहुत और अच्छे से बताने के लिए. We'll do it properly. थोड़ा और. X axis 5 hours, 6 hours and 7 hours. Now you'll understand properly. 100 रुपीज पे आपके लेबर्स कहाँ हैं? यार यहाँ पर है. आप जब 200 रुपीज आप वेजेस दे रहे हो तो he is working for how many hours? 7 hours. Can you see? Join these both the point. 100 rupees पे the labor is working for 5 hours and for when the wages rises to 200 rupees तो labor कितना hours काम कर रहा है? 7 hours. See, 7 के उधर ही हमारा लाइन जा रहा है. ठीक है, now this is your supply और S and A कर दिया. Now at the 300 rupees आपके लेबर्स जो है what they are doing? They are working for only 6 hours. ये आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया. Now when this wages are rising to 300, he is working for how many hours? Only for 6 hours. See here, सीधे आपका जो 6 hours कहाँ आते हैं? यहाँ पर आते हैं. So to join this point from the starting, आपका कर्व कैसे चला गया? यहाँ से ऊपर चला. This is called backward bending supply curve, SA S dash. So S A S dash is nothing but the backward bending सप्लाई कर्व. और यही आपका हो गया क्या? एक्सेप्शन. बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. क्यों भाई एक्सेप्शन क्यों है? यू कैन सी हियर कि जब 100 रुपीज द वेजेस वाज देयर, द सप्लाई लेबर वर वर्किंग फॉर 5 आवर्स एंड व्हेन योर सप्लाई ऑफ लेबर, तो आपके जो 100 रुपीज वेजेस थे तो आपके लेबर वाज वर्किंग फॉर 5 आवर्स. When you have increased the wages to 100, आपके laborers they are ready to work for 7 hours. But जैसे ही आपका labor के wages आपने 300 रुपीज per day कर दिया तो he is working for only 6 hours. You can see here it is only 6 hours. So ये आपका कर्व पहले ऊपर जा रहा था going to the upward side and suddenly it becomes backward, पीछे आ गया. This is called backward bending supply curve. Why the supply curve has got backward? Because at the higher wages, what the labor want? They want the leisure. Leisure meaning relaxation. Relaxation. Or you can say leisure to the work. Leisure to the work है, इसलिए they prefer to have a relaxation of their mind and they feel कि we will not work for more hours, as working for the less hours also we are getting how much rupees? 1800. And that is why your supply of labor is going for which side? Backward side. Right? Very important answer. जब board exam में they can ask even for a agree disagree 4 marks के लिए आ जाता है कि the supply of labor is a exception to the law of supply. So yes, I agree to the statement. फिर आपको law of supply लिखना है and you have to write the exception. Now what is the exception? Higher the supply, lower the price. Yeah, you can say यहाँ पर क्या exception हो? Higher the wages, lower is the supply of the labor. So what is our exception of the law of supply says? Price rises, right? आपके जो price है, that price are rising and the supply becomes less. And this is called your exception to the law of supply. यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि as the wages are rising, supply of labor hours working become less.
या supply of labor has become less, and hence you are saying that is an exception to the law of supply. Right? Now next is agriculture goods. Now agriculture goods is also very exception to the law of supply. Why? As the price of the agriculture goods are even rising, you cannot increase the supply, है ना. अगर आपके यहाँ पर जैसे मैंगोज है तो मैंगोज की डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई, कैन यू ब्रिंग द मैंगोज ओवरनाइट? आप ओवरनाइट ग्रो करके ला सकते हो? नहीं ला सकते. हेंस अगेन फॉर एवरी एग्रीकल्चर गुड्स विच आर पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं. सो फॉर एग्रीकल्चर गुड्स द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन बिकॉज वी कैनॉट इंक्रीज या डिक्रीज द सप्लाई विद द चेंज इन प्राइस. नेक्स्ट है अर्जेंट नीड ऑफ कैश. यू नो, बहुत बार यू रीड इन द न्यूज़पेपर कि भाई हमने जो हमारे रेडीमेड गारमेंट्स है, जीन्स है, टी शर्ट से, वी आर सेलिंग ऑफ 5,000 का जीन्स आपको 1,000 में दे रहे हैं. वाई? बिकॉज द सेलर हैज सम अर्जेंट नीड, वो बिजनेस बंद कर रहा है, सो ही इज गिविंग ऑल द थिंग्स एट अ लो प्राइस. अगेन वो तो एक्सेप्शन हो गया. व्हेन द प्राइस आर लेस, what the supply says, the law of supply is the less price supply should be less, but यहाँ पर क्या है? At the low price supply is rising, you are going against the law, hence it is an exception to the law of supply. So whenever the sellers are in urgent need, what he will do? He will supply more at a low price, is an exception. नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स. वही हमारे एग्रीकल्चर गुड्स वाले ही है पेरिशेबल गुड्स. फॉर पेरिशेबल गुड्स हाउ इज द सप्लाई? अगेन बिकॉज द गुड्स आर गोइंग टू स्पॉइल, है ना. आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो और रात को जब मेनली आप शाम को चले गए, लेट नाइट, थोड़े 8-7-8 बजे, सेलर क्या करता है? वो लो प्राइस में भी आपको दे देता है. क्यों भाई? बिगड़ जाएगा, इट इज गोइंग टू स्पॉइल इफ ही इज कीपिंग विथ हिम फॉर द 1 or 2 days. सो ही इज सप्लाइंग मोर एट अ लेस प्राइस because the goods are perishable. In that case, again, it is an exception to the law of supply. Rare goods. Now, what is rare goods? Unique goods, right? Rare article which is rarely available. जैसे कोई पेंटिंग्स है ना, जो पेंटिंग्स आते हैं दे आर वेरी कॉस्टली. द वन हु नोज अबाउट द पेंटिंग दे ओनली अंडरस्टैंड कि उसकी प्राइस क्या हो सकती है. बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो 5 lakhs, 10 lakhs, 15, 20, 30, 40, 50 lakhs तक जाते हैं. तो इज इट उसका जो पेंटिंग 50 लाख में गया है इज गोइंग टू बी सोल्ड इन अ ह्यूज क्वांटिटी? नहीं, वो रेयर पेंटिंग है भाई, यूनिक है, तो वो तो 1 या 2 ही बनते, उससे ज्यादा बनते नहीं है. इन दैट केस इवन द प्राइस आर राइजिंग, सप्लाई ऑफ रेयर आर्टिकल्स या यूनिक आर्टिकल इज ऑलवेज लेस. और अगेन वो बन जाता है कि आपका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि जो रेयर आर्टिकल्स है वो रेयर ही है, वो यूनिक ही है, तो उसका सप्लाई लेस होगा बट प्राइस आर राइजिंग, हेंस इट इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. फ्रेंड्स, आपको ये ऑल द 5 पॉइंट्स अच्छी तरह से एग्जाम में लिखना है, एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू गेट द 2 marks. It can be 2 or it can be 3 marks depending upon the way of marks bifurcation. हर साल मार्क्स का जो डिवीजन है या डिवीजन ऑफ द मार्क्स जो डिवाइड होते हैं आंसर में, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स डिवीजन या डिवाइडिंग ऑफ द मार्क्स, आपका ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई इधर 2 marks का आ सकता है या 3 marks का आ सकता है. मतलब सेपरेटली अगर आ गया अग्री डिसएग्री में तो वो 4 marks का ही रहेगा. सो दिस कैन बी आस्क्ड फॉर व्हाट? एग्री डिसएग्री ऑल्सो. वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया, फॉर 4 marks इन योर बोर्ड एग्जाम, राइट. 4 मार्क के लिए भी एग्री डिसएग्री आ सकता है, या एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शन, तो आपको ये पूरा आंसर यहाँ से चालू रखे यहाँ तक लिखे. ओके फ्रेंड्स, आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी प्रॉपर्ली. मैंने आपको पूरा शेड्यूल के साथ डायग्राम भी कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको बता दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया है. क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? SAS is a backward bending supply curve. और why it is a backward bending? Because the worker prefer to leisure. आपको ये leisure वर्ड लिखना ही है आंसर में. अगर ये leisure नहीं लिखा तो उसकी भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि leisure है करके ही आपका कर्व क्या जा रहा है? बैकवर्ड जा रहा है, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. एंड दिस आंसर कैन बी आस्क्ड फॉर अग्री डिसएग्री. Friends, I hope so you must have understood, and this answer will definitely help you to get a good marks out of 8. You can easily score about 7 and 7.5. So please आप हमारी चैनल को या हमारी जो लिंक है उसको ज्वाइन करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे. और वापस मैं याद करा दूं, आप आपकी लिंक जो है आपको फ्रेंड्स को भी पास इट ऑन करें, तो जिसके कारण ये बेनिफिट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिल सके. थैंक्स. नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद द नेक्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6. थैंक यू.